हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पर भी संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। लाइक आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है। जो भारत में ये कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, निर्णय विधि से, बी है राजनीतिक अभिशमयों से, सी है संविधान से और डी है गांधी दर्शन से। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। यदि ये अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 14, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन ए है राजनीतिक अधिकार, बी है मौलिक अधिकार, सी है सिविल अधिकार और डी है विधिक अधिकार। तो यदि बात की जाए ऐसे अधिकार जो कि भारत के नागरिकों को भी प्राप्त हैं और इसके साथ साथ जो विदेशी हैं उन्हें भी प्राप्त हैं, तो ऐसे अधिकार हो जाते हैं हमारे मौलिक अधिकार, जिनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लेकिन अधिकांशतः जो आपके अधिकार हैं वो विदेशियों और नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। तो कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मौलिक अधिकार। यदि आपसे यह प्रश्न कर लिया जाए कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उस पर कानून कौन बनाएगा, तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर संसद कानून बना करके उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। कौन जो है कानून बनाएगा? तो संसद के द्वारा कानून बना करके उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो यदि भारतीय संविधान की बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि बात की जाए कि हमारे जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से आपका जो 7वां मौलिक अधिकार आ जाता है, उस 7वें मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा हटा करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया है, जो कि अब मौलिक अधिकार ना होकर के कैसा हो गया है, तो एक विधिक अधिकार हो गया है। और ये प्रश्न आपका कई बार पूछा भी जाता है कि अब जो है संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पूर्व में कितने थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो 7वें मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब उसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है, जो कि एक विधिक अधिकार बन चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि जिसमें समता के अधिकार का प्रावधान है, यानी कि जो समानता है उसके अधिकार का वर्णन किस में किया गया है। ऑप्शन ए है 14 में, बी है 19 में, सी है 20 में या डी है 18 में। तो बात की जाए अनुच्छेद नंबर 18 की, तो 18 के अंदर उपाधियों का अंत क्या किया गया है? उपाधियों का अंत, यानी कि आप कोई भी विदेशी उपाधि जो है बिना भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 20 की बात की जाए तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब इसका तात्पर्य क्या है, तो थोड़ा सा ये भी समझ लीजिएगा। यानी इसके अंतर्गत आपको कुल 3 प्रकार की जो है अधिकार दिए गए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, इसके साथ साथ अपराध के समय में जो कानून था उसी के आधार पर जो है सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले के कानून या बाद के कानून के अनुसार सजा दी जाए। जिस समय अपराध हुआ था उस समय जो कानून था उसके हिसाब से ही उसे सजा सुनाई जाएगी। तीसरा है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में तुम्हें गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के जो अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं अनुच्छेद 20 के अंतर्गत।
अगला देखें अगर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और इस स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें दी गई है कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, ये भी पूछा जा चुका है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में सबसे पहले आ जाती है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि हमारी मीडिया की जो स्वतंत्रता है। दूसरा आ जाती है सैन्य संगठन पुलिस बल संघ नहीं बना सकता है, लेकिन संघ संगम बनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप अगर शांति से कहीं पर कुछ लोगों का समूह इकट्ठा करके संघ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा पुलिस बल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रावधान है। अगला देखेंगे कि बिना बाधा के आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। चौथे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं कि व्यापार कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आजीविका चला सकते हैं स्वतंत्र रूप से। और 5 नंबर पर अगर बात की जाए तो स्थायी रूप से आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। भारत में कहीं पर भी आपको निवास करने की जो है इजाज़त है, ऐसा आपका अधिकार है। और अगर बात की जाए 6 नंबर की स्वतंत्रता की, तो जो सिख लोग होते हैं और जो कटार है, कृपाण है, कंघा, कड़ा इत्यादि चीज़ें 5 जो उनके लिए अनिवार्य बताई गई हैं, इनको जो रखने की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। तो आई होप कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाई होंगी कि 19 के अंतर्गत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब प्रश्न सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत हमें क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का वर्णन है। नहीं, प्रश्न अब ये पूछा जाएगा कि 19 के अंतर्गत दी गई निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। तो आपको सारी स्वतंत्रताओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का वर्णन किया गया है। समानता यानी कि विधि और कानून के समक्ष सभी कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जो भारत के नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार हैं, उन्हें किस तरीके से निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, बी है वित्तीय आपातकाल के दौरान, सी है कभी भी यानी कि जब भी राष्ट्रपति चाहे तब जो है निलंबित कर सकता है, या ऑप्शन डी है किसी भी दशा में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जब राष्ट्रीय आपातकाल हमारा चल रहा होता है तो उस समय जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में हमारे 2 ऐसे अधिकार हैं जिन्हें किसी भी तरीके से निरस्त नहीं किया जा सकता, और वो हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार नंबर 20 और मौलिक अधिकार नंबर 21। 20 जो कि अभी भी मैंने आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई थी कि एक अपराध के लिए 1 बार सजा, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य न करना, और चल रहे जो है नियम के अनुसार ही वर्तमान में जो आपने अपराध किया है उसी के कानून के हिसाब से ही आपको सजा देना। तो ये 3 जो स्वतंत्रताएं दी गई थी, हमें अधिकार दिए गए थे 20 में, ये निलंबित नहीं होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपका अनुच्छेद 21 जो कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है, इसे भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे भी निलंबित नहीं किया जाता है। तो आपसे प्रश्न ये कर सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो कि निलंबित नहीं होते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हें कब निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो अधिकार परीक्षा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे। ऑप्शन ए है परमादेश, बी है वर्जित करना, और सी है किस अधिकार से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि अधिकार परीक्षा की बात की जाए तो इससे पहले जानना जरूरी होगा कि अधिकार परीक्षा शब्द आया कहाँ से है। तो हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें जो प्रावधान किया गया है वह है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हमारे जिस प्रकार से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उसके तहत जो है 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती है, और न्यायालय के द्वारा ये 5 प्रकार की रिट जो जारी की जाती है उसमें आ जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण। तो इन 5 रिटों में से जो आपका एक है अधिकार परीक्षा, उसके अगर अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न यहाँ से कैसे निकलेगा उसे भी जान लीजिएगा। पहला प्रश्न कि जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी की जा सकती हैं। तो कुल 5 प्रकार की। न्यायालय द्वारा कौन कौन सी रिट जारी की जा सकती है या कौन सी नहीं की जा सकती है, तो वहाँ पर आपको 5 रिटों के नाम याद होने चाहिए। तो जो आपको याद होंगी उनमें से जो नहीं होगा वही आपकी रिट दायर नहीं की जा सकती है। तो पहली
मेरे साथ बोलेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो किस अधिकार से। अगर इसके बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए तो जब कोई ऐसा व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रेक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से, यही आपका आंसर हो गया है कि किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। तो अधिकार प्रेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा कि किस अधिकार से आप जो है कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी अनुच्छेद 32 को हमारे जो भीमराव अम्बेडकर हैं इन्होंने संविधान की आत्मा कह करके संबोधित किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है वो किस स्थिति में जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए संपत्ति की हानि होने पर, बी है अतिरिक्त कर की वापसी पर, सी है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी पर, और डी है भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पर। तो अगर यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की जाए तो ये आपकी जारी की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के आधार पर जारी की जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी की आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़र बंदी, यानी कि बंदी को क्या करना है? सामने प्रत्यक्ष उपस्थित करना है। अधिकार प्रेक्षा किस आधार से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है कैसा है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार है, बी है प्राकृतिक अधिकार है, सी है वैधिक अधिकार है, और डी है नैतिक अधिकार है। तो यदि संपत्ति के अधिकार की बात की जाए जो कि पूर्व में कैसा था, तो ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये एक प्रकार का विधिक अधिकार बन चुका है, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित कोर्ट में मामले आए, तो उनमें से कौन सा मामला जो है मूल अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, सी है शर्मा बनाम कृष्णा, और डी है बम्बई बनाम बलसारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की जो आयोग आया था, समिति आई थी, इसके आधार पर ही मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले की सुनवाई की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की और अब बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। और मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब बात आई है मौलिक कर्तव्यों की, तो इससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले प्रश्नों को भी हम आसानी से हल कर सकेंगे और एक बेहतर समझ इसके बारे में बना सकेंगे। तो मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में बिल्कुल भी नहीं थे। पहला प्रश्न निकलेगा कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो एक भी नहीं थे। अब बात की जाए कि ये मौलिक कर्तव्य जोड़े कब गए, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 और किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तीसरा प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अब आपसे चौथा प्रश्न ये बनेगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला प्रश्न आपसे अब ये पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 51 का और भाग कौन सा था? तो 4 भाग 4 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अब जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन जो कब किया गया? तो सन 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और जो कौन सा था? तो वह था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। तो आई होप कि मौलिक कर्तव्य से जितने भी प्रश्न अब बन सकते थे वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। एक बार हम फिर से इन सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे और आप क्या करेंगे कि मेरे साथ उस चीज़ को दोहराएंगे। यकीन मानिए
यहाँ पढ़ने के बाद आपको दोबारा फिर से रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला, मौलिक कर्तव्य संविधान में कितने थे? मूल संविधान में तो एक भी नहीं थे। कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस समिति के आधार पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस भाग के अंतर्गत जोड़े गए? तो संविधान के भाग 4 में जोड़े गए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं? तो 51 का के अंतर्गत रखे गए हैं। किस देश से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 6 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए और बढ़ते हैं आगे की तरफ। कितने हैं? 11 हैं कर्तव्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। ऑप्शन ए है 15 मार्च 2010 को, बी है 1 अप्रैल 2010 को, सी है 17 जुलाई 2010 को, डी है 10 अक्टूबर 2010 को। तो यहाँ पर जो आपका सन है वह एक ही है, लेकिन सिर्फ डेट्स में जो है चेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आशा दी जाती है? तो अगर बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की जाए कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं इन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इनका वर्णन अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत किया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो वह आपका अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद नंबर 46। अनुच्छेद नंबर 46 के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और उसमें आयु कितनी रखी गई है? तो अभी अभी हमने देखा था 6 से 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष तक की आयु को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो फटाफट से अपना आंसर मारिएगा, क्योंकि हम पूरी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सहायक और प्रशासनिक सुधार आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और फटाफट से स्पीड से करते चलेंगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित कौन सा भाग संबंधित है? 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा जो है अच्छे से देख लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 1, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी भारत को जो है भारत अर्थात इंडिया कह करके बुलाया गया है। भाग 3 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 के अंतर्गत। और भाग 4 की बात की जाए तो भाग 4 के अंतर्गत दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? तो भाग 4 में ही दिए गए हैं आपके नीति निर्देशक सिद्धांत। और भाग 5 में किसका वर्णन किया गया है? भाग 5 में वर्णन किया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन ए है कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, बी है अर्ध प्रवर्तनीय है, सी है आंशिक रूप से प्रवर्तनीय है, डी है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय हैं। तो जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको कानूनी अदालतों के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार से, बी है मौलिक कर्तव्यों से, सी है प्रस्तावना से, डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा कि संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रस्तावना के माध्यम। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है
वह गलत दिया गया है क्योंकि प्रस्तावना में आपके आर्थिक न्याय शब्द नहीं आता है, जबकि आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य के लिए जो क्या करेगी सरकार, उनकी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो ये आर्थिक न्याय आपका किस में बताया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ना कि प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो 3 तरह की बात की गई है न्याय की, तो उसमें सामाजिक है और आपके सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। तो इस प्रकार से तो आपके यहाँ पे 2 ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए डिलीट कीजिए क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 आंसर निकल रहे हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संघ से, बी है राज्य से, सी है मौलिक अधिकार से, डी है नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मौलिक अधिकार 3 से संबंधित है और नीति निर्देशक तत्व 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किस प्रकार की सरकार में जो दोहरी नागरिकता है वह एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है? ऑप्शन है आपके सामने संसदीय, बी है संघीय, सी है एकात्मक, डी है सत्तावादी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संघीय सरकार में जो दोहरी नागरिकता है वह एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 99, बी है 39, सी है 59 और डी है 69। तो राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करने का जो कार्य है वह करता है अनुच्छेद नंबर 38 और जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 38। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की जो बात की गई है वह की गई है ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 में, बी है 19 में, सी है 29 में, डी है 32 में। तो 14 में समानता का वर्णन किया गया है, 14 में समानता का वर्णन किया गया है, 19 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, 32 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है। तो बचता कौन सा है? फिर बचता है आपका अनुच्छेद नंबर 29 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है ऐसे कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुँचे, बी है वोट देने का अधिकार, सी है अमीरों को वोट देने का अधिकार, डी है केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो मताधिकार की बात की जाए तो एक ऐसा कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुँचे, तो जिन्हें कष्ट भी नहीं पहुँचाना है, सिर्फ अमीरों को ही नहीं देना है, सिर्फ गरीबों को ही नहीं देना है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वोट देने का अधिकार। और वोट देने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन ए है कार्य का अधिकार, बी है शिक्षा का अधिकार, डी सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और डी है मतदान का अधिकार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा कार्य कर रहे हैं तो राजनीति से संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षा भी नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो कोई भी कर सकता है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतदान करना, वोट देना, चुनाव में वोट देना, ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है? राजनीति से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? जो मूलभूत अधिकार हैं हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका के, बी है यूके के, सी है सोवियत संघ से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और किस भाग में रखे गए हैं? तो इन्हें भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है और इन्हें जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन है कार्य का, बी है शिक्षा का। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मतदान का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए है आपात स्थिति के प्रावधान, बी है केंद्र राज्य संबंध, सी है राजनीतिक तत्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि बात की जाए कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की जो सुनिश्चितता है वह की गई है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक ऐसा है जो कि मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो इनमें से एक मूल अधिकार आपका नहीं है, उसका चयन करना है।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है 2005 के द्वारा आपका जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम, तो इसे जो है लाया गया था। और ये जो आपका है ये कोई संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार है वह शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19, जीवन जीने का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21। तो ये सभी मौलिक अधिकार हैं, जबकि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पर आज के हमारे जो प्रश्नों की श्रृंखला है वह लगभग कंप्लीट होती है। इसके आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, थोड़े से भी अच्छे लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आपको प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा, जैसा भी आपको जो भी सजेशन देना है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।